हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर एंड वेलकम टू माय चैनल। बेटा, आज के इस वीडियो में हम आपकी स्नैपशॉट बुक के अगले चैप्टर को देखेंगे, जिसका टाइटल है दी एड्रेस। अगर बात करें इस चैप्टर की स्टोरी की, तो इट इज अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड चैप्टर। यानी कोई कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट नहीं है, कोई ट्विस्ट नहीं है, सस्पेंस नहीं, सरप्राइजिंग एलिमेंट ऐसा कुछ भी नहीं है। बट स्टिल इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ऐसा क्यों? इतना सिंपल होने के बाद भी ये चैप्टर इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन ऑर्डिनरी नहीं है। क्या वो बातें हैं, क्या वो एलिमेंट्स हैं जो इस चैप्टर को इतना इंपॉर्टेंट और खास बनाती हैं? वो सारी चीजें तो हम जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी हमें पता चलेंगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इमोशंस होते हैं जो एक चैप्टर को, एक स्टोरी को बहुत ही जरूरी बना देते हैं। राइट? तो उन सब चीजों को अच्छे से समझेंगे। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले बेटा, मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी, एंड आई होप कि आप उसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। अभी तक मैंने आपको जितने भी चैप्टर्स या पोएम्स पढ़ाई है ना, मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं सिर्फ उस चैप्टर या पोएम का एक ट्रांसलेटेड मीनिंग आपको ना पहुंचाऊं। मेरी कोशिश रही है कि मैं उस चैप्टर के इसेंस को समझाऊं, ताकि आप लोग लिमिट ना हो जाओ कि भाई हाँ, एक एग्जाम के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं, एक क्वेश्चन पेपर के लिए हम रेडी हैं, एंड दैट्स इट, कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा पर्टिकुलर चैप्टर से या पोएम से, हम उसे अब आंसर कर सकते हैं, एंड दैट्स इट। लेकिन मैंने कोशिश की है कि हम हमेशा उस क्वेश्चन पेपर के बियॉन्ड जाएं और बेहतर समझें। और इसीलिए मैंने आपको हर चैप्टर या पोएम के इसेंस को समझाने की कोशिश की है, क्योंकि सिर्फ ट्रांसलेटेड मीनिंग को समझने का मतलब है कि आपने अपने आप को लिमिट कर दिया है। और अपने आप को लिमिट कर देने का मतलब है कि आपने अपनी ग्रोथ को, अपने पोटेंशियल को लिमिट कर दिया है, जो इवेंचुअली हमारी अपॉर्चुनिटीज को लिमिट कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। तो यहाँ आइडिया ये है बेटा कि मेरी इंटेंशन हमेशा रही है कि आपको जितना हो सके उतना सिखा पाऊं, और जितना आपको सीखने को मिले उतना सीखिए। कभी भी ये मत सोचिए कि अरे इतना आ गया ना समझ में, बस हो गया। नो, किसी भी एज में, किसी भी वक्त, किसी भी मौके पर जिस किसी से भी सीखने को अगर मिल रहा है, उसे प्लीज सीखिए। अपने आप को सीखने के मामले में कभी भी लिमिट मत कीजिए। ये एक टीचर होने के नाते मेरी आपको एक एडवाइस है, सलाह है आपकी पूरी लाइफ के लिए। सिर्फ आपकी क्लास 11th या 12th के हिसाब से नहीं, बल्कि एक लाइफ के लिए आपको ये एडवाइस है। तो आई होप आप मेरी इस बात को अच्छे से समझेंगे। और इसी नोट के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर को किसने लिखा है और कौन कौन सी खास बातें जुड़ी हुई हैं इस चैप्टर के साथ। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल जो है मेरा, उसे जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जितने भी नोट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, मैं वहीं शेयर करती हूँ। और जैसे ही हमारा चैप्टर, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, ये सब कंप्लीट हो जाता है, तो मैं हाथों हाथ जो पीडीएफ नोट्स हैं उस चैनल पे अपलोड कर देती हूँ, टेलीग्राम चैनल पे। तो मेक श्योर आप ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगा, तो आप जरूर उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसे बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। राइट? अब हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। तो देखिए, इस चैप्टर को लेकर बहुत सारे डाउट्स और कंफ्यूजन हैं कि ये चैप्टर एक ऑटोबायोग्राफी है, सेमी ऑटोबायोग्राफी है, या इट इज अ वर्क ऑफ फिक्शन। क्या है ये चैप्टर? बेसिकली दिस चैप्टर इज एन ऑटोबायोग्राफिकल फिक्शन, जिसे ऑटो फिक्शन भी कहा जाता है। अभी ऑटोबायोग्राफिकल फिक्शन क्या है? ऑटोबायोग्राफी तो क्या होती है कि जब हम हमारी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो जो भी इवेंट्स हमारे जीवन में घटित हुए हैं, उनके बारे में जब हम लिखते हैं, बताते हैं, तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। ऑटोबायोग्राफिकल फिक्शन का मतलब ये होता है कि हमारे जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं हमारे जीवन में, उसकी वजह से हमारा एक एटीट्यूड डेवलप होता है, हमारी एक सोच बनती है, हमारा एक बिहेवियर बनता है। ठीक है? जब हम हमारी उसी सोच, उसी एटीट्यूड, उसी इमोशन को एक फिक्शनल कैरेक्टर के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, तो उसे ऑटोबायोग्राफिकल फिक्शन कहा जाता है। इस चैप्टर के अंदर मार्गा मिंको की लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस रहे हुए हैं, तो मार्गा मिंको का भी एक बिहेवियर होगा, एक एटीट्यूड होगा, उनका एक इमोशनल स्टेट होगा, मेंटल स्टेट होगा। उन सभी इमोशंस और मेंटल स्टेट को उन्होंने एक कैरेक्टर के थ्रू इस चैप्टर के अंदर एक्सप्रेस किया है, और वो कैरेक्टर इस चैप्टर की प्रोटैगनिस्ट है। राइट? इसीलिए इस चैप्टर को एक ऑटोबायोग्राफिकल फिक्शन कहा जाता है। सेमी ऑटोबायोग्राफी भी कह सकते हैं, बट ऑटो फिक्शन या ऑटोबायोग्राफिकल फिक्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म टू यूज। ठीक है? अब वो कौन से एक्सपीरियंसेस हैं मार्गा मिंको के जो इन्होंने इस चैप्टर में एक्सप्रेस करे हैं? तो मार्गा मिंको एक डच जूइश लड़की थी, जिन्होंने हॉलोकास्ट भी सर्वाइव किया है। नाउ हॉलोकास्ट का मतलब क्या होता है? हॉलोकास्ट का मतलब होता है जेनोसाइड, या फिर वायलेंस अगेंस्ट अ पर्टिकुलर ग्रुप और कम्युनिटी। कि भाई किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या किसी पर्टिकुलर ग्रुप के खिलाफ कोई वायलेंट हो जाना। और वो सिचुएशनल वायलेंस नहीं होती, जानबूझ के पर्पसली वो वायलेंस करना किसी भी ग्रुप के अगेंस्ट। ठीक है? इसे कहा जाता है हॉलोकास्ट। यहाँ किस ग्रुप की बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है यूरोपियन ज्यूज की।
ठीक है। और ये बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान की। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टोरी से तो सभी वाकिफ हैं, जब नाजीज का कहर हर तरफ था और किसी ने अगर सबसे ज्यादा नाजीज का कहर झेला है तो वो थे ज्यूइश लोग। ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हमारी मार्गा मिंको ने नाजीज का वो कहर झेला है, हॉलोकास्ट झेला है, शी इज अ हॉलोकास्ट सर्वाइवर। तो आप सोचिए कि इनका मेंटल स्टेट क्या होगा, किस तरीके के इनके इमोशंस होंगे। कभी कभी इन्होंने बहुत ज्यादा अपने आप को वीक और वल्नरेबल महसूस किया होगा, तो कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन भी रही होगी जहां इन्हें अपने आप को बाकी लोगों से ब्रेव बनाना होगा, स्ट्रांग बनाना होगा, राइट, उस चैलेंज को फेस करने के लिए। ठीक है। तो इनका जो भी मेंटल स्टेट है ना, वो उन्होंने इस चैप्टर की प्रोटैगनिस्ट के थ्रू एक्सप्रेस किया है। तो जब भी आप इस चैप्टर की प्रोटैगनिस्ट का कोई डायलॉग पढ़ें तो उसको समझने के लिए आप उसको सिर्फ एक रैंडम पर्सन की तरह ट्रीट ना करें, बल्कि ये सोचे कि एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को झेला है, उसके एक्सपीरियंस को जिया है, कोई सुनी सुनाई कहानियां नहीं है, राइट। सो दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर, राइट। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। देखिए, डच जूइश लड़की रही है मार्गा मिंको, तो बेसिकली क्या है, ये नीदरलैंड्स से हैं। नीदरलैंड्स जिसे हॉलैंड भी कहा जाता है और यहाँ की कैपिटल है एम्स्टरडैम, और यहाँ बोले जाने वाली लैंग्वेज है बेटा डच लैंग्वेज। तो ये जो चैप्टर है ना, दी एड्रेस, ओरिजिनली ये चैप्टर डच लैंग्वेज में ही लिखा गया है, आगे चल के फिर ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ था। इन्होंने जो नॉवल भी एक लिखी है, द बिटर हब, वो भी ओरिजिनली डच लैंग्वेज में ही लिखी थी, आगे चल के उसे भी ट्रांसलेट किया गया। इनफैक्ट इनके जितने भी पीस ऑफ राइटिंग्स है ना, इन्होंने जितना भी, चाहे नॉवल हो, शॉर्ट स्टोरीज हो, जितना भी लिखा है ओरिजिनली डच लैंग्वेज में ही लिखा है इन्होंने उसको, आगे चल के बस वो दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट हुई है। ठीक है। तो बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे, जो फैक्ट्स हैं इस चैप्टर को लेकर, वो मैंने आपको यहाँ स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं। प्लीज इसे स्किप मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि आपको इस चैप्टर की प्रोटैगनिस्ट का एक मेंटल स्टेट, एक इमोशनल स्टेट भी समझना है, ताकि आप इस चैप्टर को और बेटर तरीके से समझ सकें और उससे कनेक्ट हो सके। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस चैप्टर की स्टोरी का एक्सप्लेनेशन, समझते हैं लाइन बाय लाइन। वैसे क्या जब मैंने आपको ये हॉलोकास्ट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, नाजीज, ज्यूज, इनके बारे में जब मैं आपको बता रही थी, क्या आपको फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, क्या ये याद आ रहा था? आई एम श्योर आपने जरूर इससे रिलेट किया होगा, क्योंकि जो एन फ्रैंक है उनको भी ये सिमिलर एक्सपीरियंसेस रहे हुए हैं। डिफरेंस यहाँ ये है कि वो बहुत छोटी थी और वो ऐसे ही एक हॉलोकास्ट, मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में थी, तो वो उसे सर्वाइव नहीं कर पाई थी, वहीं पर उनकी डेथ भी हो गई थी, राइट। बट द चैप्टर दैट वी हैड इन आवर क्लास 10, ब्यूटीफुल चैप्टर, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, राइट। चलिए अब हम इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Do you still know me? I asked. The woman looked at me searchingly. She had opened the door a chink. I came closer and stood on the step. No, I don't know you. अब यहाँ सिचुएशन क्या है कि एक यंग गर्ल है, वो किसी के घर उनसे मिलने के लिए गई। ये घर किसका है? एक ओल्ड लेडी का है। और इस ओल्ड लेडी ने जब घर का दरवाजा खोला तो उसने सामने देखा कि हियर इज दिस यंग गर्ल। ठीक है। अब ये यंग गर्ल इस ओल्ड वुमन से क्या पूछती है कि क्या आप मुझे अभी भी जानते हैं? स्टिल का मतलब क्या हुआ कि अभी भी, इट मीन्स कि पहले से ही ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं समहाउ, और बहुत लंबे गैप के बाद आज दोनों फिर आमने सामने हैं। तो दिस गर्ल इज आस्किंग कि क्या आप मुझे अभी भी जानते हैं? नाउ दिस ओल्ड लेडी, हाउ शी रिएक्टेड, क्या वो खुश हुई इसको देखकर? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट उसने उसे, शी सॉ हर सर्चिंगली, मतलब इस तरीके से देख रही थी मानो पहचानने की कोशिश कर रही हो कि क्या मैंने तुम्हें पहले देखा है, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ, कौन हो तुम, यहाँ क्यों आई हो, किस काम से आई हो। और ये देखते हुए उसने अपना दरवाजा बस कितना सा खोला, अ चिंक, मतलब बिल्कुल जरा सा दरवाजा खोला, इस हिसाब से कि सामने ये जो लड़की खड़ी है ना, कहीं उसे मेरे घर की थोड़ी सी भी झलक ना दिख जाए अंदर से। अब ये कारण ये नहीं था कि भाई कोई अनजान इंसान है, कौन है क्या है हम जानते नहीं है, तो घर में क्या है, कौन कौन है पता नहीं चलना चाहिए, इस हिसाब से ये दरवाजा थोड़ा सा नहीं खोलती। इनफैक्ट इस ओल्ड लेडी की जो ये थोड़ा सा इसने दरवाजा खोला है ना, उसके पीछे की इंटेंशन बिल्कुल अलग थी। वो इंटेंशन क्या थी अपने को आगे पता चलेगा। और ये जो यंग गर्ल है वो थोड़ा सा और इस ओल्ड लेडी के नजदीक जाती है, तो ये जो ओल्ड लेडी है ना, हल्का सा डिफेंसिव मोड में चली जाती है और क्या कहती है, नो आई डोंट नो यू, नहीं नहीं भाई मैं नहीं जानती तुम्हें। तो ये जो इसका सेंटेंस है ना, नो आई डोंट नो यू, ये इस ओल्ड लेडी का एक डिफेंसिव मोड है, खुद को एज इफ प्रोटेक्ट करने का, कि नहीं नहीं कौन हो तुम, मैं नहीं जानती तुम्हें, पहली बार देख रही हूँ, हु आर यू। इस तरीके का ये एटीट्यूड रिफ्लेक्ट करता है। अब इस यंग गर्ल को लगता है कि अच्छा शायद ये मुझे नहीं पहचान रही है, बहुत टाइम बाद देखा है ना, तो शायद नहीं पहचाना होगा। तो वो अपने आप को आगे इंट्रोड्यूस करवाती है और अपनी मदर का नाम बताती है। क्या कहती है? आई एम मिसेस एस डॉटर। अब ये जो यंग गर्ल है, इसकी मदर का नाम है मिसेस एस। इनका पूरा नाम इस चैप्टर में नहीं दिया गया है, तो कहती है कि मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ। यहाँ पर एक होप होती है इस डॉटर में कि शायद
मैं अपनी माँ का नाम बताऊंगी तो शायद ये जो लेडी है पहचान जाएगी कि अच्छा तुम मिसेज एस की बेटी हो एंड ऑल। लेकिन अभी भी इस ओल्ड लेडी का जो रिएक्शन आता है वो कैसा आता है, देखिए। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। वो जो दरवाजा थोड़ा सा खुला था ना, उस दरवाजे को ये ओल्ड लेडी और एकदम कस के पकड़ लेती है कि गलती से भी, भूल कर भी ये दरवाजा ज्यादा नहीं खुल जाए, और कस के पकड़ लेती है। और क्या, हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन। और उसके चेहरे पर इस तरीके का भाव था कि कौन तुम, मैं तो तुम्हें नहीं जानती, कौन मिसेस एस, मुझे किसी मिसेस एस के बारे में नहीं पता, कहाँ से आ गए हो तुम लोग, किसके बारे में बात कर रही हो। इस तरीके का एक्सप्रेशन अपने चेहरे पर ले आती है। एंड शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस। और मुझे इस तरीके से देख रही है एकदम चुपचाप। तो कई बार होता है ना कि कोई इंसान एकदम साइलेंटली आपको घूरता रहता है तो बहुत ही ऑकवर्ड सा फील करते हो आप। यहाँ पर ये जो डॉटर है, ये जो यंग गर्ल है, इसे आगे की वीडियो में मैं डॉटर ही कह के अब बुलाऊंगी, ठीक है। तो ये जो डॉटर है, मिसेस एस की जो डॉटर है, उसको ऑकवर्ड सा फील होता है कि क्या जिस लेडी से मैं मिल रही हूँ, जिससे मिलने के लिए मैं आई हूँ, क्या मैं एक गलत एड्रेस पर आ गई हूँ, गलत घर पे आ गई हूँ। क्योंकि ये लेडी को तो देखकर, इसके रिएक्शन से तो ये लगता है कि ये मुझे या मेरी मदर को बिल्कुल भी नहीं जानती। तो थोड़ा सा वो डाउट में चली जाती है। नाउ परहैप्स आई वाज मिस्टेकन, आई थॉट परहैप्स इट इज नॉट हर। मैं, मुझे लगता है कि शायद ये वो लेडी नहीं है जिससे मुझे मिलना था, मैं शायद गलत एड्रेस पे आ गई हूँ। I had seen her only once, fleetingly, and that was years ago. हो सकता है गलत घर पर हूँ, क्योंकि मैंने ये जो लेडी है, मैंने इन्हें बहुत साल पहले देखा था, वो भी एकदम सरसरी नजर से, फ्लीटिंगली, मतलब जस्ट फॉर अ मोमेंट, थोड़ा सा ही मैंने एक झलक सी देखी थी इनकी। तो इतना क्लियरली मुझे चेहरा याद भी नहीं है, और बहुत टाइम भी बीत गया है, तो शायद मे बी शी इज नॉट द वन आई एम लुकिंग फॉर, राइट। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, और शायद मैंने गलत घर की घंटी बजा दी है भाई। The woman let go. The woman let go of the door and stepped to the side. She was wearing my mother's green knitted cardigan. जैसे ही इस लड़की को लग रहा था, इस डॉटर को लग रहा था कि शायद मैं गलत घर पर आ गई हूँ, और उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसी हुई कि वो उस घर से बस जाने ही वाली थी। जैसे ही सोल्ड लेडी को लगता है कि हाँ, ये जा रही है अब, वैसे ही वो थोड़ा सा दरवाजे से साइड में हटकर सामने आ गई। दरवाजा बंद करने के इंटेंशन से ही आई थी, लेकिन जैसे ही दरवाजे से थोड़ी सी बाहर निकली तो उसने एक ग्रीन कलर का कार्डिगन पहना हुआ था, और इस ग्रीन कलर के कार्डिगन पर कुछ वुडन बटन्स लगे हुए थे। और जैसे ही इस डॉटर ने इस कार्डिगन को देखा, वो उसी समय समझ गई कि वो किसी गलत एड्रेस पर नहीं है, एकदम सही जगह पर आई है। द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग। धुल धुल कर ये जो बटन्स है, वुडन बटन्स, वो थोड़े से पुराने हो गए हैं, कलर थोड़ा सा उड़ सा गया है। She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door, but I knew now that I was right. ये डॉटर जिस तरीके से इस लेडी के इस कार्डिगन को घूर घूर कर देख रही थी, ये लेडी समझ गई कि अरे बाप रे, मेरा ये जो कार्डिगन है ना, ये लड़की इस कार्डिगन को पहचान गई है कि ये कार्डिगन इसी की मदर का है। और जैसे ही ये रियलाइजेशन होता है उसको, फिर से ये लेडी अपने आप को दरवाजे के पीछे ऐसे छुपा लेती है, राइट। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इस डॉटर को यकीन हो गया था कि नहीं भाई, किसी गलत एड्रेस पर मैं नहीं आई हूं, इट इज द एड्रेस जहां मुझे आना था, इट इज द करेक्ट एड्रेस। और इसी वजह से इस चैप्टर का नाम भी है द एड्रेस, क्योंकि पूरा चैप्टर इस एड्रेस के इर्द गिर्द ही घूमता है, क्योंकि ये एड्रेस इस डॉटर के लिए बहुत मायने रखता है। क्यों मायने रखता है, आगे जानते हैं। वेल, यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड। अब ये जो सेंटेंस है, ये इस बार कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं नजर आएगा आपको इस डॉटर में। इनफैक्ट ये बहुत कॉन्फिडेंटली बोलती है कि आप जानती है ना मेरी मदर को। ये कॉन्फिडेंस इसमें इसलिए आ जाता है क्योंकि देख लिया इसने कि मैं जिस एड्रेस पर हूँ वो बिल्कुल सही एड्रेस है, और ये वही लेडी है जिससे मुझे मिलना था, इन्होंने ही मेरी मदर का वो कार्डिगन पहना हुआ है। तो इस बार ही बिल्कुल श्योर थी। अदरवाइज पहली थोड़ी फिर भी थोड़ी सी डाउटफुल थी कि सही जगह पर तो आई हूं ना, पता नहीं ये वही लेडी है या नहीं है, इसीलिए अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करती है, अपनी मदर का नाम बताती है। बट नाउ दिस डॉटर इज सर्टेन कि मैं सही जगह पर हूँ, और कहती है जानती है ना आप मेरी मदर को। इसका ये कॉन्फिडेंस देखकर ये जो ओल्ड लेडी है वो भी समझ जाती है कि अब ना नुकुर करने का कोई फायदा नहीं है, ये पहचान तो गई ही है, तो ठीक है, एक्सेप्टेड। लेकिन फिर जो रिएक्शन आता है इस लेडी का, वो कैसा आता है देखिए, थोड़ा सा शॉकिंग रिएक्शन होता है, बिल्कुल भी वेलकमिंग एटीट्यूड नहीं होता। क्या शॉकिंग रिएक्शन है? हैव यू कम बैक, सेड द वुमन। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। नाउ आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक का मतलब क्या है? ये इस चैप्टर का वो पहला सेंटेंस है बेटा, जो हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ इशारा करते हुए दिखता है कि इस समय ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जितने भी ज्यूज थे वो अपनी जान बचाने के लिए, नाजीज से खुद को बचाने के लिए अपने घर बार को सबको छोड़कर चले गए थे, क्योंकि एकमात्र तरीका यही था कि यहाँ से चले जाना चाहिए।
बहुत लंबे समय तक आपको बचाने की कोशिश की, बहुत अलग-अलग तरीकों से छुप कर भी रहे। जैसे फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक में आपने देखा होगा कि जो एन एन फ्रैंक है, वो 1.5 से 2 साल तक छुप कर रही थी। लेकिन लाइफ टाइम आप छुप कर नहीं रह सकते ना, सो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आप मिल ही जाओगे, ढूँढ लिए जाओगे और फिर आप पर वही सब टॉर्चर होगा, कंसंट्रेशन कैंप्स में आपको ले जाया जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए ज्यूस अपने घर-बार को छोड़कर चले जाते थे। नाउ दिस प्रोटैगनिस्ट, ये जो मिसेस एस की डॉटर है, वो प्रोटैगनिस्ट ही है इस चैप्टर की और मार्गा मिंको के लाइफ के एक्सपीरियंसेस को इस चैप्टर के अंदर वो एक्सप्रेस कर रही है। तो सिंस दिस डॉटर इज ऑल्सो अ ज्यूइश गर्ल, उसने भी ये सब कुछ, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ये जो एक्सपीरियंस है उसे जिया है और अपनी जान बचाने के लिए वो भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ से चली गई थी। अब इतने सालों बाद जब ये वापस लौट कर आई है तो इस ओल्ड लेडी के लिए सरप्राइजिंग तो होगा ही, और अगर शॉकिंग कहूं तो और भी ज्यादा सही होगा, क्योंकि पूरी दुनिया मानकर चल रही थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी ही जीतेगा, और जर्मनी के जीतने का मतलब है कि जर्मनी में कोई भी जू नहीं होगा। तो बाकी पूरी दुनिया के साथ साथ ये ओल्ड लेडी भी ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो ज्यूज यहाँ से चले गए वो इस जीवन में तो दोबारा कभी लौट कर वापस नहीं आएंगे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट एकदम अनएक्सपेक्टेड था। जर्मनी हार गया और इसीलिए जो ज्यूस थे वो धीरे-धीरे कर घर लौटकर आने लगे। अब सिंस ये ओल्ड लेडी बिल्कुल भी ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, तो जब इसने इस ज्यूइश लड़की को अपने आंखों के सामने देखा, तो ये उसके लिए शॉकिंग था कि ये वापस कहाँ से आ गई। नाउ व्हाई दिस ओल्ड लेडी इज नॉट सो वेलकमिंग, उसे क्यों नहीं अच्छा लग रहा था कि वापस क्यों आ गई है ये, और क्यों इस ओल्ड लेडी ने मिसेस एस का कार्डिगन पहना हुआ है। तो ये सारी चीजें अब हम आगे जानते हैं। Only me, a door opened and closed in the passage behind her. A musty smell emerged. अब यहाँ पर जब इससे पूछा जाता है कि तुम वापस आ गई, तुम्हारे साथ और कौन-कौन वापस लौट कर आया है, तो ये जो डॉटर है वो कहती है कि सिर्फ मैं ही लौटी हूँ। जब ये बातचीत हो रही होती है तो इस लेडी के पीछे एक दरवाजा होता है, वो बंद होता है, तो थोड़ा दरवाजा खुलता है और बंद जो होता है ना, तो एक मस्टी सी स्मेल आती है। मस्टी स्मेल का मतलब क्या होता है बेटा? सीलन की सी जो महक होती है ना, उसे मस्टी स्मेल कहते हैं। तो ये जो डॉटर है उसको ये जो महक आती है, तो सीलन की महक आने का मतलब कहीं न कहीं ये है कि अनहाइजीनिक होना, कि भई शायद घर के अंदर साफ-सफाई उतनी अच्छे से नहीं है, या अगर कहीं सीलन आ रही है तो उसे प्रॉपर ट्रीट नहीं किया गया है कि भई हाँ, सीलन है तो सीलन ही पड़ी हुई है, उसको ठीक नहीं किया जा रहा है ना? तो थोड़ी केयरलेसनेस दिखाया जाता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट हिंट ऑफ केयरलेसनेस, राइट? आगे क्या होता है? आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। ये ओल्ड लेडी क्या कहती है कि मुझे अफ़सोस है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। अब देखा जाए तो एक डॉटर है जो इतने सालों बाद वापस अपने घर लौट कर आई है, अपने शहर लौट कर आई है, तो थोड़ी-सी होपफुल होगी, कुछ उम्मीदों के साथ वो लौटी होगी। अगर तुम्हारे घर आई है तो किसी वजह से आई होगी। बट दिस ओल्ड लेडी इज़ नॉट वेलकमिंग एट ऑल। बिल्कुल भी उसके साथ ज़रा भी अच्छे से बर्ताव नहीं कर रही है, इनफैक्ट बहुत ही इग्नोरेंट बिहेव कर रही है, जैसे कि उसे जानती नहीं, पहचानती नहीं और उसके साथ कोई लेना-देना ही नहीं है। तो कहीं न कहीं उससे बात ना करनी पड़े, इस तरीके का बिहेवियर इस ओल्ड लेडी ने अपनाया हुआ है। ठीक है, आगे। I have come here specifically on the train. I wanted to talk to you for a moment. Now this daughter says कि मैं तो खास आप ही से मिलने के लिए आई हूँ, ट्रेन से आई हूँ और मुझे आप ही से तो मिलना था। Now this girl was not expecting such a behavior from this old lady. क्यों उसको ऐसा नहीं लग रहा था कि भई ये ऐसा बिहेव करेगी मेरे साथ? हम जैसे-जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते जाएँगे ना बेटा, वैसे-वैसे आपको कैरेक्टर्स के रिएक्शंस जस्टिफाई होते चले जाएँगे कि क्यों ये ओल्ड लेडी इतना रूड बिहेव कर रही है, या क्यों ये जो डॉटर है वो इतनी एक्सपेक्टेशंस के साथ लौट कर आई थी। ये सब के आंसर्स आपको धीरे-धीरे आगे मिल जाएँगे, ठीक है? "इट इज़ नॉट कन्वीनिएंट फॉर मी नाउ," सेड द वुमन. "आई कैन नॉट सी यू अनदर टाइम." क्या कहती है कि अभी मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊँगी, मेरे पास टाइम नहीं है, कभी और हम लोग मिलेंगे। नाउ इतने सालों बाद ये लड़की लौट कर आई है, शी इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू, आप अभी भी तो इससे बात कर सकते हो, बट नो, दिस ओल्ड लेडी इज़ नॉट रेडी टू टॉक टू हर, उससे बात ही नहीं करना चाह रही है। कहती है कभी और हम बात करेंगे, कभी और कब? इतने सालों बाद तो ये आई है, तो दिस इज़ द राइट टाइम, बट पूरी तरीके से उसे इग्नोर कर देती है। शी नोडेड एंड cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. और इस तरीके से घर के अंदर चली जाती है, एकदम आराम से बिना आवाज के दरवाजे को बंद कर देती है जल्दी से, और ये ओल्ड लेडी घर के अंदर चली जाती है। इस तरीके से दरवाजा बंद करती है कि किसी को कोई कानो-कान खबर भी ना हो कि कोई घर पे आया था। स्पेशली ये किसी भी फैमिली मेंबर को ना पता चल जाए कि मिसेज़ एस कोई थी और उसकी कोई डॉटर है जो आज मिलने के लिए आई है। और किसी भी फैमिली मेंबर को नहीं पता चलना चाहिए, कोई भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए कि कोई आया था। दिस डॉटर इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट
to this old lady. I stood where I was on the step. The curtain in front of the bay window moved. Someone stared at me and would then have asked what I wanted. Oh, nothing, the woman would have said. It was nothing. अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो डॉटर है वो घर के बाहर ही खड़ी होती है, बट खिड़की से ऐसे देखती है, कुछ पर्दे लगे होते हैं, तो पर्दों के पीछे जो दो लोग खड़े होते हैं ना, उसका इंप्रेशन सा नजर आ रहा होता है, इसको बोलते हैं ना सिलुएट सा नजर आता है, तो उनका क्या कन्वर्सेशन हो रहा होता है उसका ये आइडिया लगाने की कोशिश करती है डॉटर। तो ये आइडिया लगाती है कि जिस लेडी से मैं अभी बात कर रही थी वो अंदर गई होगी और उससे किसी और ने पूछा कि भाई कौन आया था, तो इस ओल्ड लेडी ने कहते नहीं नहीं कोई नहीं था, कोई नहीं था। तो ये सब सुनाई नहीं दे रहा है इस डॉटर को, ये सिर्फ जिस तरीके से वो लोग बात करते हुए वो जो पर्दे के ऊपर जो परछाई सी नजर आ रही है, उनके जो हाव भाव है, उससे ये अंदाजा लगाने की कोशिश करती है कि भाई इस ओल्ड लेडी ने मेरे लिए यही कहा है कि नहीं नहीं कोई नहीं आया था। आगे क्या होता है, I looked at the nameplate again. Darling, it said, in black letters on white enamel. अब यहाँ पर ये जो डॉटर है वो 2 कदम पीछे होती है और फिर से एक बार इस एड्रेस को ध्यान से देखती है, और एड्रेस पे क्या एक नेम प्लेट लगी हुई है और उस नेम प्लेट पे क्या लिखा हुआ है, डॉर्लिंग। तो ये जो ओल्ड लेडी है ना, इसका नाम है मिसेस डॉर्लिंग, राइट। और ये एक नॉन ज्यूइश लेडी है, ठीक है, ज्यू नहीं थी, तो इसलिए इसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजीज का कहर भी नहीं झेला हुआ, इन्होंने वो एक्सपीरियंस नहीं किया जो इस डॉटर ने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। दूसरा वो क्या देखती है कि इनका जो नाम है, जो नेम प्लेट है वो तो व्हाइट कलर में पेंटेड है और उस पर ये जो नाम है डॉर्लिंग वो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, एंड ऑन द जैम अ बिट हायर द नंबर 46। तो यहाँ पर ये जो जैम क्या होता है बेटा, जैसे घर की जो दहलीज होती है तो जो चौखट होती है ना, तो उस चौखट के ऊपर इस तरीके से एक जैम, यानी एक तरीके की जैसे नेम प्लेट होती है तो एक तरीके से नंबर प्लेट की तरह आप इसको समझ लो, दरवाजे के ऊपर ऊपर का जो हिस्सा होता है वहां पर क्या लिखा था, हाउस नंबर 46। So this is the address. Now this address is very important to this daughter, क्योंकि ये एड्रेस उसकी माँ ने उसको बचपन में ही बता दिया था कि बेटा ये एड्रेस है और इस एड्रेस को हमेशा ध्यान रखना। अब क्यों मिसेस एस ने अपनी बेटी को ये एड्रेस याद रखने को कहा होगा, देखते हैं। As I walked slowly back to the station, I thought about my mother who had given me the address years ago. It had been in the first half of the war. क्या बता रही है कि मेरी माँ ने मुझे ये एड्रेस कब दिया था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी ना, तो शुरुआती के साल में, फर्स्ट हाफ 1939 में शुरू हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1939 से शुरू हुई थी और करीब 1944-45 तक ये चली थी, ठीक है, ये टाइम है। तो शुरुआती ईयर्स के अंदर ये एड्रेस मिसेस एस ने अपनी बेटी को दिया। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स। माय मदर वाज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली। अब यहाँ पर ये फ्लैशबैक, ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है ना, ये पूरा का पूरा फ्लैशबैक है, और ये डॉटर क्या बताती है कि जब एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना बस शुरू ही हुआ था, ठीक है, 1939 की सी बात रही होगी, और ये क्या कहती कि उस टाइम पर मैं रोज अपने घर में कुछ ना कुछ बदलाव देखती थी और हर बार मुझे ऐसा लगता था कि कोई ना कोई चीज जो है वो मिसिंग है, कि भाई कल तो यहाँ पर कुछ रखा हुआ था, आज वो गायब है, कहाँ गया। तो मेरी मदर को भी बड़ा सरप्राइज लगा कि मैं ये चीज इतनी जल्दी नोटिस कर लूंगी कि जो चीजें हैं वो गायब हो रही हैं। तो जब ये डॉटर ने मम्मी से पूछा कि भाई चीजें कहाँ गायब हो रही है, उस मौके पर मदर ने जो है मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, और क्या बताया, I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother, whom she hadn't seen for years. She had suddenly turned up and renewed their contact. Since then, she had come regularly. अब यहाँ पर ये क्या बताती है कि मिसेस डॉर्लिंग जो है वो मिसेस एस को बहुत पहले, मतलब कोई ओल्ड एक्वेंटेंस है, बहुत पहले से जानती थी, लेकिन बहुत सालों से इन दोनों की कभी कोई बात नहीं हुई है। और ये जो डॉटर है मिसेस एस की, वो तो मिसेस डॉर्लिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानती, आज तक कभी भी मिसेस डॉर्लिंग को उसने देखा तक नहीं है कि भाई कौन है। लेकिन अब इतने सालों के बाद एक बार फिर से मिसेस डॉर्लिंग ने अपने कॉन्टेक्ट को मिसेस एस के साथ रिन्यू करा है, फिर से बातचीत करना शुरू कर दिया। और शुरू किसने किया, मिसेस डॉर्लिंग ने ही शुरू किया। और अब बात शुरू होने के बाद वो रेगुलरली इस घर में आती है। लेकिन इन्होंने ऐसा किया क्यों, वेल हुआ कुछ यूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ज्यूज के लिए जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब है। और जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि पूरी दुनिया को पता था कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर जर्मनी जीतता है तो ज्यूज के लिए जर्मनी में फिर कोई जगह होगी ही नहीं, तो ये लोग परमानेंटली यहाँ से चले जाएंगे। और इसी बात को हमारी मिसेस डॉर्लिंग भी जानती थी और इस सिचुएशन का पूरी तरीके से उसने फायदा उठाना चाहा कि ये जो मिसेस डॉर्लिंग है ये तो हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी, लेकिन इसका जो सामान है वो तो मैं अपने पास रख सकती हूँ ना, क्योंकि इतना सारा सामान लेकर तो ये नहीं जा पाएगी। भाई कोई इंसान अपनी जान बचाकर जब भाग रहा होगा कहीं से तो अपने घर को, अपने सामान को तो पैक करता नहीं फिरेगा ना।
तो इसी बात का फायदा मिसेस डॉर्लिंग ने उठाया कि मैं फिर से अपने कॉन्टैक्ट मिसेस एस के साथ रिन्यू करती हूँ कि सिंस मिसेस एस तो यहाँ से चली ही जाएंगी, लेकिन इनका पूरा का पूरा सामान मैं अपने पास हमेशा के लिए रख सकती हूँ. Every time she leaves here, she takes something home with her, said my mother. She took all the table silver in one go, and then the antique plates that hung there. आप ये चीजें देखो कितनी कीमती चीजें हैं. देखो टेबल सिल्वर मतलब जितनी भी चांदी की चम्मच वगैरह प्लेट्स वगैरह है, ये कितना कीमती सामान है. एंटीक प्लेट्स यानी ये भी कितनी कीमती होंगी. यानी ये सिर्फ कोई क्रॉकरी या सिर्फ बर्तन नहीं है, ये बहुत ही कीमती बर्तन है. अब यहाँ जो मिसेस एस है उनको ये लग रहा है कि मिसेस डॉर्लिंग जो है उनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रही है कि देखो बेचारी खुद ही मेरा सामान अपने साथ ले लेकर जा रही है. एक चक्कर लगाती है तो सारे टेबल सिल्वर लेकर चली गई, दूसरा राउंड लगाया तो वो सारे एंटीक प्लेट्स लेकर जा रही है. तो उसे लग रहा है कि मिसेस डॉर्लिंग मेरे ऊपर कोई फेवर कर रही है और मेरी बहुत ही हेल्प कर रही है, और ये मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही है कि भाई मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो मैं अपना सामान लेकर तो जा नहीं सकती हूँ, तो इसीलिए इस सिचुएशन में ये मुझे हेल्प कर रही है कि मेरा सारा सामान ये अपने पास रखेगी. नाउ द थिंग इज मिसेस एस का यहाँ पर एक इनोसेंट एटीट्यूड हमको देखने को मिलता है कि मिसेस एस समझ रही है कि मिसेस डॉर्लिंग उसकी हेल्प कर रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है. इनफैक्ट मिसेस डॉर्लिंग इस सिचुएशन का पूरी तरीके से फायदा उठा रही है और उल्टा एहसान और जता रही है कि नहीं मैं सामान ले जाऊंगी, आपको कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है. She had trouble lugging those large vases. Vases भी बोलते हैं, vases is also a correct pronunciation. And I'm worried she got a crick in her bag from the crockery. My mother shook her head pityingly. मतलब यहाँ कहीं ना कहीं मिसेस एस को मिसेस डॉर्लिंग के ऊपर दया आ रही है कि बेचारी इतने भारी भरकम जो वेसेस हैं वो उठाकर लेकर जा रही है, कमर में भी शायद झटका लग गया इतना सारा भारी सामान उठाते हुए. माय गॉड. तो मिसेस एस का, जैसे मैंने कहा कि बहुत ही एक इनोसेंट और एक मासूमियत यहाँ पर झलक रही है कि उनको लग रहा है कि मिसेस डॉर्लिंग उनकी बहुत हेल्प करने की कोशिश कर रही है. आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क्ड हर, शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ. She even insisted she wanted to save all my nice things. If we have to leave here, we shall lose everything, she says. अब यहाँ मिसेस एस अपनी बेटी को क्या बता रही हैं कि ये जो मिसेस डॉर्लिंग सारा सामान अपने साथ लेकर जा रही है ना, अपने घर लेकर जा रही है, ये आइडिया मिसेस डॉर्लिंग ने ही तो मुझे दिया है. इनफैक्ट शी इंसिस्टेड, उन्होंने इंसिस्ट किया और उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि मिसेस एस आप ये सारा सामान अपने साथ कहाँ लेकर जाओगी, आप चिंता मत करो, आप आराम से यहाँ से जाओ और ये सारा सामान मैं अपने पास सेव रखूंगी, मतलब मैं अपने पास हिफाजत से रखूंगी. अब मिसेस डॉर्लिंग ने ये बात कह तो दी मिसेस एस से कि भाई मैं हिफाजत में रखूंगी, संभाल के रखूंगी, लेकिन आप ही बताइए जिस तरीके की सिचुएशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर की थी, क्या एक्चुअली में मिसेस डॉर्लिंग हेल्प कर रही थी? नॉट रियली. इनफैक्ट वो ये सारा सामान उठा के अपने पास ले जा रही थी क्योंकि उन्हें पता था कि इस सामान को वापस लेने के लिए इनमें से कोई नहीं आने वाला, क्योंकि ये सभी ज्यूज हैं. तो यहाँ पर मिसेस एस पूरी तरीके से ट्रस्ट कर बैठी थी मिसेस डॉर्लिंग पे, और मिसेस डॉर्लिंग अगेन सिचुएशन का फुल ऑन एडवांटेज उठा रही थी. Have you agreed with her that she should keep everything? I asked. अब यहाँ पर ये जो मिसेस एस की डॉटर है वो इस वक्त उम्र में बहुत छोटी है, बट स्टिल शी इज मच मोर प्रैक्टिकल देन हर मदर मिसेस एस. ये क्या कहती है कि आप लोगों की बात क्लियर बात हो चुकी है ना कि भाई ये सारा सामान मिसेस डॉर्लिंग के पास हिफाजत के तौर पर ही रहेगा और वो अपने पास सिर्फ कुछ समय के लिए रखेंगी. ये क्लियर हो चुकी है ना आप लोगों की बात. नाउ मिसेस एस तो पूरी तरीके से मिसेस डॉर्लिंग पर यकीन कर बैठी थी, तो उसने कुछ भी क्लियर करने की कोशिश नहीं की. उसने अपने आप से ही सब कुछ अज्यूम कर लिया कि हाँ कल को जब हम वापस लौट कर आएंगे और मैं अगर अपना सामान लेने के लिए जाऊंगी तो मिसेस डॉर्लिंग वो सारा सामान मुझे वापस दे ही देंगी. ये सारी चीज उसने अपने आप से ही अज्यूम कर ली. इसीलिए ऐसी कोई क्लियर बात, कोई क्लियर कन्वर्सेशन उसने मिसेस डॉर्लिंग के साथ की ही नहीं. और देखो क्या कहती है, एज इफ दैट्स नेसेसरी. कन्वर्सेशन की क्या जरूरत है, वो इतनी अच्छी लेडी है मिसेस डॉर्लिंग, मेरी इतनी हेल्प कर रही है, ऐसी कन्वर्सेशन करने की हमको क्या जरूरत है. My mother cried. It would simply be an insult to talk like that and think about the risk she is running each time she goes out of our door with a full suitcase or bag. तो यहाँ मिसेस एस क्या बोलती हैं कि देखो ऐसी बात मिसेस डॉर्लिंग से करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. वो हमारी कितनी मदद कर रही हैं, कितना बड़ा रिस्क ले रही है हम लोगों के लिए कि हर बार वो हमारे घर पर आती हैं और जब हमारे घर से निकल रही होती है तो इतना बड़ा सूटकेस भर के लेकर जाती हैं. तो रिस्क क्यों है कि अगर किसी ने उन्हें एक जीव के घर से निकलते हुए देख लिया तो उनको भी तो कुछ पनिशमेंट मिल सकती है ना, कुछ भी हो सकता है. ये बहुत बड़ा रिस्क है. तो यहाँ मिसेस एस सोच रही है कि मेरे लिए मिसेस डॉर्लिंग इतना बड़ा रिस्क ले रही हैं और मैं पलटकर उसको क्या बोलूं कि देखो कल को हम वापस आएंगे ना तो हम सारा सामान, ये जो तुम रिस्क पर ये जो सामान लेकर जा रही हो ना वो सारा सामान हम ले लेंगे. कितना इंसल्टिंग होगा मिसेस डॉर्लिंग के लिए. नहीं नहीं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए. सो अगेन यहाँ पर यही हो रहा है कि मिसेस एस पूरी तरीके से जो है
वो मिसेस डॉर्लिंग पर यकीन भी कर रही हैं और अगेन वो जो एडवांटेज उठा रही है उस चीज को वो समझ रही है कि मुझ पर फेवर किया जा रहा है। आगे, माई मदर सीम्स टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड। मिसेस एस तो पूरी तरीके से कन्विंस्ड थी कि मिसेस डॉली मेरी मदद कर रही है, लेकिन ये जो डॉटर है मिसेस एस की, वो पूरी तरीके से कन्विंस, मतलब वो कन्विंस थी ही नहीं। वो उसको यकीन नहीं आ रहा था कि मिसेस डॉलिंग इतनी अच्छी है कि वो हमारी हेल्प कर रही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। शी लुक्ड एट मी रिप्रूविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट। मतलब साफ साफ समझ में आ रहा था मिसेस एस को कि ये जो मेरी बेटी है ना, वो मिसेस डॉलिंग की किसी भी बात पर यकीन नहीं कर रही है। तो लेकिन ठीक है, ज्यादा उन्होंने इस बात पे कोई कन्वर्सेशन नहीं की, टॉपिक वहीं छोड़ दिया। आगे क्या होता है? Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. यहाँ पर जो है बेटा, ये फ्लैशबैक खत्म होता है और ये फ्लैशबैक जब चल रहा होता है ना इस डॉटर के दिमाग में, उस समय पे वो कर क्या रही होती है भाई? वो मिसेस डॉर्लिंग के घर से वापस लौट रही होती है और कहाँ जा रही होती है? वापस स्टेशन जा रही होती है भाई, ट्रेन पकड़कर वापस अपने घर लौट जाएगी, क्योंकि उसको मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ से तो ना सुनने को मिल गया, वो तो बात करने को ही रेडी नहीं है। तो जब वो स्टेशन आ रही होती है ना, तो उस रास्ते में ये फ्लैशबैक उसके दिमाग में चल रहा होता है। Meanwhile, I had arrived at the station. ठीक है, स्टेशन आ गई without having paid much attention to things on the way. और सिंस उसके दिमाग में फ्लैशबैक भी चल रहा था, इसलिए भी उसने कहीं ध्यान नहीं दिया और जानबूझकर भी उसने रास्ते में आई किसी भी चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसा क्यों? हम कभी भी उस जगह जाते हैं जहाँ पर हमने हमारा बचपन बिताया होता है ना, चाहे फिर वो कोई छोटा-सा गार्डन हो, कोई पार्क हो या जहाँ पर आप रहते हो, तो आपके लिए वो इतना अच्छा नॉस्टैल्जिया होता है, आप हमेशा बात करते हो, "अरे! हम वहाँ खेलते थे, अरे पता है वहाँ एक बार खेलते हुए गिर गए थे, यहाँ चोट लग गई थी, ये हो गया था, अरे पता है वहाँ पर मेरी एक बार ना लड़ाई हो गई थी।" आप हमेशा अपने बचपन की बातें ऐसे सोचते हो। लेकिन यहाँ पर जानबूझकर ये जो बेटी है, ये जो डॉटर है, उसने ध्यान ही नहीं दिया किसी भी चीज़ पर। क्यों ध्यान नहीं दिया? क्योंकि ये वो एरिया है, वो मोहल्ला है, जिसे किसी अच्छे रीज़न की वज़ह से ये लोग छोड़कर नहीं गए थे, अपनी जान बचाने के लिए छोड़कर जाना पड़ा था। तो पुरानी सारी यादें एक बार फिर से जीना यहाँ पर इस डॉटर के लिए बहुत मुश्किल था और वो नहीं चाहती थी कि वो सारी चीज़ें उसको एक बार फिर से याद आएँ। आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेस अगेन। फिर से वो ऐसी जगह से, ऐसी गलियों से गुजर रही थी जहां कभी उसने अपना बचपन बिताया था। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार फिर से उन्हीं गलियों में से वो गुजर रही थी। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी। लेकिन मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई, ज्यादा आगे मतलब और ज्यादा फेमिलियर प्लेसेस पे मैं नहीं गई, उन जगहों पर मैं नहीं गई जहां जाकर मुझे मेरा बचपन, मुझे मेरी वो वर्ल्ड वॉर वाली यादें या अच्छा टाइम भी वापस याद आ जाए, क्योंकि मैं सह नहीं पाऊंगी, इसलिए वो आगे नहीं जाती है। आई डिडंट वांट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेस फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम द प्रेशियस टाइम। अब ये जो टाइम है ना, फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम प्रेशियस टाइम, ये प्रेशियस टाइम कौन सा है? बचपन, चाइल्डहुड। ये वो टाइम होता है जो पूरी तरीके से मासूमियत से भरा हुआ होता है, कोई जिम्मेदारियां नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, जहां आपने बहुत खेले होते हो, जहां अपने मम्मी पापा के साथ आपने बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स स्पेंड किए होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी यादें ऐसी जगहों के साथ जुड़ी होती हैं। तो इतनी खूबसूरत यादें इस जगह के साथ जुड़ी हुई है, फिर भी हमारी ये जो मिसेस एस की डॉटर है, इस जगह पर और आगे बढ़ने में क्यों इतना हेजिटेट फील कर रही है? इसलिए क्योंकि ये जो गलियां जहां पर उसने अपना बचपन बिताया था, ये वो गलियां भी हैं जहां निकलना इस जूइश बच्ची के लिए एक समय पर इम्पॉसिबल हो गया था। और ये समय कौन सा है? वही सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जब इस जगह पर वो वापस लौट रही है ना, तो सिर्फ पुरानी वो बचपन की मासूमियत और वो गुड मेमोरीज ही लौट कर नहीं आ रही हैं। इनफैक्ट वो जो वर्स्ट एक्सपीरियंसेस और वो जो इतना मुश्किल समय, मुश्किल दौर जो बीता है, वो भी बार बार उसको याद आ रहा है और वो नहीं चाहती है उस मेमोरी को वापस से याद करना, और वो उन यादों को फिर से महसूस नहीं करना चाहती है, राइट? In the train back, I saw Mrs. Dolling in front of me again as I had the first time I met her. It was the morning after the day my mother had told me about her. I had got up late, coming downstairs, I saw my mother about to see someone out. A woman with a broad back. अब यहाँ पर ये जो डॉटर है वो याद करती है कि पहली बार मेरी मुलाकात मिसेस डॉलिंग से कब हुई थी। तो होता कुछ यूं है कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ये डॉटर ट्रेन में बैठकर वापस लौट रही होती है, तो वो सोचती है कि मैं जिस मिसेस डॉलिंग से मिलने के लिए जा रही हूँ, पहली बार मेरी मुलाकात मिसेस डॉर्लिंग से हुई कब थी? तो ट्रेन में बैठे-बैठे वो ना फ्लैशबैक में चली जाती है और फ्लैशबैक में जाती है तो उसको अपनी मम्मी के साथ हुआ हुआ वो कन्वर्सेशन याद आता है जहाँ पे मम्मी क्या कहती है कि अपनी रिस्क के ऊपर ना मिसेस डॉर्लिंग ये सारा सामान लेकर जा रही होती है। तो जिस दिन ये कन्वर्सेशन हुआ होता है ना, उसके अगले ही दिन इस डॉटर को मिसेस डॉर्लिंग से मिलने का मौका मिल जाता है और होता कुछ यूँ है कि वो अगले दिन जो डॉटर है वो काफ़ी लेट जागती है सुबह
और जागने के बाद रूम से बाहर निकलकर जब नीचे आती है तो क्या नोटिस करती है कि जो मम्मी है, मतलब मिसेस एस जो है, वो किसी को सी ऑफ कर रही है। तो मम्मी के पास जाती है, तो जिस लेडी को सी ऑफ कर रही होती है, तो पहली चीज उस लेडी के बारे में क्या नोटिस करती है ये डॉटर, दैट दिस लेडी हैज अ ब्रॉड बैक। सबसे पहली तो ये चीज नोटिस करती है। फिर जब मिसेस एस देखती है कि अरे मेरी बेटी नीचे आ गई है, तो वो इंट्रोड्यूस कराती है मिसेस डॉलिंग से उसे, और क्या कहती है, देयर इज माई डॉटर सेड माई मदर शी बिकॉन्स टू मी, कि देखो ये मेरी बेटी है। लेकिन मिसेस डॉलिंग का पूरा इंटरेस्ट जो है वो सामान में ही था। कौन किसकी बेटी है, किसका बेटा है, उससे उसको इतना ज्यादा कोई मतलब था नहीं। तो वो क्या करती है, द वुमन नॉडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक। शी वो अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट। अब ये क्या करती है मिसेस डॉलिंग, कि हल्का सा ऐसे नॉट करती है बेटी की तरफ, और जो इकट्ठा किया हुआ सामान होता है सूटकेस वगैरह, उसको उठाती है। एक उसने लंबा सा कोट पहना होता है, उस कोट के अंदर उस सूटकेस को छुपाती है और फिर वो चली जाती है। अब देखो यहाँ पर मिसेस डॉलिंग का एक अटायर भी बताया हुआ है। उसने एक ब्राउन कोट पहना हुआ था एंड अ शेपलेस हैट। तो ये जो अटायर है, कि भाई जो हैट भी पहना हुआ था, कोई इतनी प्रॉपर शेप नहीं थी, ऐसे बिगड़ी हुई सी हैट पहनी हुई थी, ऐसा कोई बढ़िया कपड़े नहीं पहन रखे थे। तो इससे ये समझ में आता है कि मिसेस डॉलिंग का जो एक फाइनेंशियल स्टेटस है वो मीडियम भी नहीं है, ठीक है, काफी वीक फाइनेंशियल स्टेटस है इनका। वहीं पर अगर हम बात करें मिसेस एस की, तो उनका फाइनेंशियल स्टेटस काफी अच्छा है। ये हमें कैसे पता चलता है, जिस तरीके से सामान को एक्सप्लेन किया गया है कि एंटीक प्लेट्स थी या सिल्वरवेयर था उनके पास, उससे समझ में आता है कि मिसेस एस जो है वो एक फाइनेंशियली हाई स्टेटस को बिलोंग करती है, वहीं मिसेस डॉलिंग जो है वो फाइनेंशियली एक लोअर स्टेटस को बिलोंग करती है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि मिसेस डॉलिंग को ये जो मौका मिल रहा था ना इतनी कीमती सामान को अपने पास रखने का, वो उस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। Does she live far away? I asked, seeing the difficulty she had going out of the house with the heavy case. तो यहाँ पर उस लेडी को इतना हैवी सूटकेस उठाते हुए जब देखती है ये डॉटर, तो अपनी मदर से पूछती है कि ये बहुत दूर रहती है क्या? क्योंकि जितना इसको प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि सूटकेस बहुत हैवी था, सामान बहुत ज्यादा था। बोले जिस तरीके से लेकर जा रही है, ऐसा लगे अगर ये बहुत दूर रहती है तो पता नहीं कैसे लेकर जाएगी बेचारी। इसको डॉटर को भी थोड़ा सा मतलब एक फिक्र सी होती है। तो ये दूर रहती है क्या, इस क्वेश्चन का क्या आंसर मिलता है इसको देखिए। इन मार्कोनी स्ट्रीट सेट माई मदर नंबर 46, रिमेंबर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ये बेसिकली वही एड्रेस है जिसके नाम पर पूरा चैप्टर ही बन गया है। तो अपनी बेटी से क्या कहती है कि ये लेडी जो यहाँ से इतना भारी सूटकेस उठाकर जा रही है, वो कहाँ रहती है, मार्कोनी स्ट्रीट पर रहती है, हाउस नंबर 46। रिमेंबर दैट, इस एड्रेस को हमेशा याद रखना, कभी भी मत भूलना। क्यों कहती है ऐसा कि कभी भी मत भूलना, क्योंकि जो मिसेस एस है उसका अपने इस पूरे सामान से एक बहुत ही लगाव है, और वो ये चाहती है कि तुम मेरी बेटी हमेशा इस एड्रेस को याद रखना, क्योंकि कल को जब हम लौट कर आएंगे ना, तो हमें इसी एड्रेस पे जाके ये जो सामान है वापस लेकर आना है। यहाँ एक चीज समझिए, ये जो लगाव है ना इस सामान के साथ, वो कोई ग्रीड या लालच नहीं है। हम जब भी अपनी कमाई से या जो हम मेहनत करते हैं, तो हम अपने पैसे से एक रबर बैंड भी खरीदते हैं ना, तो उसके साथ एक अटैचमेंट होती है, एक इमोशनल कनेक्ट होता है। हम अपना रूम भी डेकोरेट करते हैं ना, तो उसके साथ एक लगाव सा, एक कनेक्शन सा जुड़ जाता है कि देखो वो सामान मैंने तब लिया था, ये मैंने अपने हाथों से यहाँ सजाया है, ये दीवार है मैंने अपने हाथों से पेंट की है, चाहे कितनी भी खराब पेंट करी हो, बट मैंने पेंट करी है, तो मेरा एक कनेक्शन है। तो उसी तरीके से इस सारे सामान के साथ मिसेस एस का एक जुड़ाव है, एक कनेक्शन है, एक इमोशनल अटैचमेंट है। ये बिल्कुल भी आप ग्रीड या लालच मत समझिएगा। और इसी इमोशनल कनेक्शन की वजह से मिसेस एस चाहती हैं कि ये सामान फिर से उन्हें एक बार मिल जाए, और इस उम्मीद में अपनी बेटी को ये एड्रेस बताती है कि तुम याद रखना, भविष्य में ये सामान हमें वापस लेकर आना है। इसीलिए ये एड्रेस इस बेटी के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, डरते हुए ही सही, लेकिन फिर से ये डॉटर जो है वापस आती है, ट्रेन का सफर तय करती है, मिसेस डॉलिंग के यहाँ जाती है, और वो जो पहला सीन होता है ना, यू स्टिल नो मी, वो इसी उम्मीद में जाती है कि मैं अपना वही सामान लेकर आई हूँ जो सामान मेरी मदर का है, मेरी माँ का है। मतलब वो सामान कोई लालच के तौर पे लेने के लिए नहीं लाई हूँ कि भाई मेरा सामान वापस दो, नहीं, इस वजह से नहीं आई हूँ। इनफैक्ट इसलिए आई हूँ क्योंकि वो मेरी माँ की यादें हैं, वो सिर्फ मामूली ऑब्जेक्ट्स या सामान नहीं है, वो मेरी माँ का लगाव है, कनेक्शन है। और सिंस मिसेस डॉलिंग, मैंने कहा था ना आगे चैप्टर में बढ़ते जाएंगे तो हमें समझ में आता जाएगा, मिसेस डॉलिंग जो है वो इतना अनवेलकमिंग या इतना रूड क्यों थी, इतना इग्नोरेंट क्यों थी इस डॉटर को लेकर, क्योंकि वो देखते ही पहचान गई थी कि ये मिसेस एस की डॉटर है, और अगर आज ये यहाँ आई है, मतलब एक ज्यूइश लड़की वापस लौटकर अगर यहाँ पर आई है, तो इसका मतलब ये अपना सामान वापस लेने के लिए ही आई होगी, और वो सामान तो मैं नहीं देना चाहती हूँ, वो तो मैं इसी उम्मीद में लाई थी ना कि कभी दोबारा लौटाना ही नहीं पड़ेगा।
तो सिंस वो सामान नहीं लौटाना चाहती है, मिसेस डॉर्लिंग जो है वो सामान को नहीं लौटाना चाहती है, इसीलिए वो इस डॉटर को प्रॉपर्ली एंटरटेन ही नहीं करती है। So this is the idea behind all that attitude, all that behavior कि क्यों मिसेस डॉर्लिंग इतना रूड बिहेव कर रही थी। Got the point? चलिए आगे बढ़ते हैं। I had remembered it, but I had waited a long time to go there. Initially after the liberation क्या है बेटा, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, नाजीज से एकदम निजात मिल गई थी, क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था ना, तो सबसे पहला जो एक डिसीजन लिया गया था विनिंग पावर्स ने जो लिया था वो यही कि नाजीज के पावर को खत्म किया जाए, ताकि उसकी जो दहशत है वो लोगों के दिलों से खत्म हो जाए। ठीक है, क्योंकि भले ही चाहे नाजीज अब नहीं रहे, लेकिन फिर भी जो एक टेरर होता है ना, वो दहशत रहती है कहीं ना कहीं दिमाग में। तो वो दहशत खत्म हो जाए, इसलिए सबसे पहले नाजीज का पावर ही खत्म किया गया था। आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट, afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed. अब यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, इसको सब कुछ याद है, इस डॉटर को अपनी माँ की कही हुई एक एक बात याद है, माँ का याद कराया हुआ ये एड्रेस भी याद है, सब कुछ याद था। तो इसको पता था कि हाँ, जैसे ही लिबरेशन हुआ तो इस डॉटर को याद था कि भाई लिबरेशन के बाद जो है मुझे मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ जाना है वो सामान लेने के लिए। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि मौका मिलती ही वो चली गई, बहुत लंबा उसने इंतजार किया, काफी साल उसने इंतजार किया, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ वापस जाने की। मिसेस डॉर्लिंग के घर जाने में डर नहीं लग रहा था, उस जगह उस एरिया में वापस जाने में डर लग रहा था, वापस उस सामान को देखने में डर लग रहा था। क्यों? क्योंकि ये वही सामान है जो मेरी माँ से कनेक्टेड है, और मेरी माँ जो अब नहीं रही है। तो सबसे पहले तो इसको ये लग रहा था कि ना जाने मैं उस सामान को देखूंगी तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगी। उसके बाद उसे डर लग रहा था कि ना जाने मैं उस जगह पर जब वापस जाऊंगी तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगी, क्योंकि मेरा बचपन तो वहां बीता हुआ है, लेकिन ये वही जगह है जहां पर अपनी जान बचाकर हमको भागना पड़ गया था। तो ना जाने मेरा क्या रिएक्शन होगा, तो कितने क्या इमोशंस हैं, किस तरीके से मैं ओवरवेल्म हो जाऊंगी, पता नहीं। तो ये सारी बातें जो है इस डॉटर के दिमाग में चल रही थी, और ये सोचते सोचते काफी लंबा उसने इंतजार किया, और फाइनली उसने डिसीजन लिया कि वो मेरी माँ की जुड़ी हुई चीजें हैं, मेरी माँ की यादें हैं, वो सामान तो लेने के लिए जाना ही होगा। इससे डरते डरते ही सही, लेकिन मैं उस सामान को लेने के लिए गई, which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again, which had endured all those years because they were things. इसका मतलब ये है, सब सामान के लिए बोल रही है कि सामान इतने समय से उन अलमारियों में रखे हुए हैं, ना जाने कहाँ कहाँ वो रखे हुए होंगे, और इतने समय मतलब कह रही है कि उस सामान ने, जैसे हम लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को झेला है, कहीं ना कहीं उस सारे सामान ने भी तो झेला होगा उस समय को। क्योंकि अगर हमारा कोई सामान है, लेट्स से दिस पेन बेसिकली स्टाइलस है, इस स्टाइलस को जैसे मैं अभी यूज कर रही हूँ, तो देखा जाए तो ये स्टाइलस अपना काम कर रहा है, लेकिन किसी वजह से अगर मुझे ये स्टाइलस को एक ड्रॉर में रखकर उस ड्रॉर पर अगर ताला लगा दूं, तो देखा जाए तो ये स्टाइलस भी कहीं ना कहीं कैद में चला गया ना। उस तरीके से अपने उस सारे सामान के लिए कह रही है कि वो सारा सामान भी तो एक कैद में ही था इतने समय तक। सिर्फ हम इंसान ही नहीं, ये सामान भी कबर्ड में पड़ा हुआ कैद में ही रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डॉटर भी यही सोच रही है कि इस सामान को मिसेस डॉर्लिंग ने यूज थोड़ी किया होगा, हो सकता है हिफाजत के तौर पर संभाल के रखा हुआ है, अनयूज्ड। क्या ये सामान अनयूज्ड ही होगा? डोंट नो। But gradually everything became more normal again. Bread was getting to be a lighter color. There was a bed you could sleep in unthreatened, a room with a view you were more used to glancing at each day. And one day I noticed I was curious about all the possessions that must still be at that address. I wanted to see them, touch, remember. मतलब इस पैराग्राफ के अंदर इस डॉटर ने ये बताया है कि आखिर वो कौन सी बात थी जिसने मुझे अपने उस सामान को वापस लाने के लिए एनकरेज किया, वापस मिसेस डॉर्लिंग के पास जाकर उस सामान को लेकर आने के लिए एनकरेज किया, क्योंकि उससे पहले तो मुझे वहां जाने में एक घबराहट सी हो रही थी। ठीक है, तो वो कौन सी बातें हैं, देखो यहाँ पर अब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर की झलकियां बताती हैं। क्या लिखा हुआ है, धीरे धीरे जो है वो सारी चीजें फिर से नॉर्मल होने लगी थी, यानी जो एक टेरर छाया हुआ था हर जगह, वो अब कम होने लगा था, चीजें फिर से नॉर्मल होने लगी थी। और वो इतनी सारी जो नॉर्मल हो रही थी चीजें, उनमें से एक चीज क्या नॉर्मल हो रही थी, ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बेटा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है खाने पीने की और जो राशन जो होता है उसकी बहुत कमी हो गई थी। तो जो ब्रेड बनती है वो किसी मैदे से बनती है, तो उस टाइम पे इंग्रेडिएंट्स इतना प्रॉपरली अवेलेबल तो होते नहीं थे, तो वो मैदे की जो ब्रेड है उसके अंदर राई डाली जाती थी। ठीक है, राई, तो जो राई होती है वो डार्क कलर की होती है, तो जब इंग्रेडिएंट्स में वो राई डलती है और जब वो बेक होती है ना, तो एकदम ऑलमोस्ट ब्लैक कलर की वो ब्रेड दिखती है। तो ये क्या दिखाता है कि जब
सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब इतने इंग्रेडिएंट्स थे नहीं, अनाज की बहुत कमी थी, लेकिन अब फिर से ब्रेड लाइटर कलर में, मतलब उसका जो सही कलर होता है ना ब्रेड का, वापस उसी कलर में ब्रेड्स मिलने लग गई हैं। यानी खाने पीने की, राशन की या इंग्रेडिएंट्स की अब कमी नहीं है। ये जताता है कि फिर से जो सिचुएशन है नॉर्मल हो रही है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, लेकिन इनका मीनिंग छोटा नहीं है, ये ऑर्डिनरी चीजें नहीं है, ये अगेन एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो जताता है कि कैसा कैसा वक्त देखा है लोगों ने उस समय, कैसी कैसी सिचुएशंस देखी हैं और झेली हैं, राइट। उसके बाद फिर जब सोने जाते हैं बेड पर, तो आप अनथ्रेटन सो रहे हो, यानी अब चैन की नींद सो पा रहे हो, वरना पहले तो सोने जाते थे तो चैन की नींद नहीं सो पाते थे। अगेन वो जो टेरर है वो हर वक्त आपको, मतलब नाजीज का जो कह रहा है, हर समय टेरिफाइड करता था कि अगर उन्होंने हमें ढूंढ लिया, अगर हम पकड़े गए तो, अगर किसी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में हमें भेज दिया तो पता नहीं कैसे क्या टॉर्चर करेंगे, क्या होगा। तो सिर्फ बेड का होना, नींद आ जाना नहीं होता, दिमागी सुकून होना जरूरी है एक अच्छी नींद के लिए, और वो दिमागी सुकून वापस आ रहा था। और जब वो दिमागी सुकून आया, तब कहीं ना कहीं इस डॉटर में वो स्ट्रेंथ आई, और इसके अंदर वो एक एनकरेजमेंट आया कि अरे मेरी माँ का वो सामान है, मुझे वो लेने के लिए जाना ही चाहिए, मुझे वो जरूर लेकर आना चाहिए, क्योंकि वो जो सामान है, वो सामान मैं उसे फिर से देखना चाहती हूँ, मैं उसे फिर से छूना चाहती हूँ, और मैं उसे फिर से याद करना चाहती हूँ, क्योंकि वो सामान सिर्फ ऑब्जेक्ट्स नहीं है, वो मेरी यादें हैं, मेरी माँ की यादें हैं। और यही सोचकर उसके अंदर फिर से एक स्ट्रेंथ आई कि सामान लेने के लिए मैं जाऊंगी। After my first visit in Wayne to Mrs. Darling's house, I decided to try a second time. Now, a girl of about 15 opened the door to me. I asked her if her mother was at home. No, she said, my mother is doing an errand. अब जब ये जो डॉटर है वो हताश होकर मिसेस डॉलिंग के घर से लौट आई थी, और कहाँ चली गई थी, स्टेशन चली गई थी, और स्टेशन पे खड़ी खड़ी ना सारी चीजें सोच रही है, कभी फ्लैशबैक में जा रही है, फिर कभी वापस प्रेजेंट का सोच रही है, और ये फ्लैशबैक में जाना आना, ये सोच सोच कर उसको ये एहसास होता है कि भाई मैं क्यों आई हूँ यहाँ पर, अपनी माँ की वो यादें लेने के लिए वापस आई हूँ। एक और ट्राई करना तो बनता ही है ना, मतलब एक बार मिसेस डॉलिंग ने मुझे मना कर दिया तो मैं हताश होकर चली जाऊं, वापस चली जाऊं, यहाँ से लौट जाऊं, नहीं यार, एक और ट्राई करना तो बनता है। और इसीलिए ये जो डॉटर है एक बार फिर से मिसेस डॉलिंग के यहाँ जाती है। तो जब मिसेस डॉलिंग के यहाँ जाती है, तो इस बार मिसेस डॉलिंग घर पर नहीं होती है, वो डूइंग एन एरंड का मतलब है कि पास में ही गई हुई है किसी काम से, ठीक है। तो इस बार जब वो घर पर जाती है ना, जब घंटी बजाती है, तो इस बार कौन दरवाजा खोलती है, एक 15 साल की लड़की दरवाजा खोलती है, और ये मिसेस डॉर्लिंग की बेटी होती है। और जब पूछती है इससे कि वेयर इज योर मदर, वेयर इज मिसेस डॉर्लिंग, तो कहती है वो घर पर नहीं है, वो अभी यहाँ पास ही गई है, कुछ देर में आ जाएंगी। नाउ अब कहीं ना कहीं इस डॉटर के लिए ये एक चांस है कि जो मिसेस डॉर्लिंग, जो मुझे एंटरटेन ही नहीं कर रही थी और बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं इस घर में एंट्री लूं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं अपना सामान वापस लेकर चली जाऊं, वो मिसेस डॉर्लिंग अब घर पे नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक मौका है कि मैं जाके उस सामान को देखूं कि वो सामान कैसा है, राइट। अभी जो 15 साल की, जो 15 ईयर ओल्ड गर्ल है ना, ये इस डॉटर को घर में बुलाती है, इनवाइट करती है, उसको चाय भी ऑफर करती है। लेकिन जब घर में घुसती है, तो क्या इस डॉटर को अपनी मदर का वो सारा सामान नज़र आता है? अगर नज़र आता है, तो क्या वो सारा सामान लेकर वो अपने साथ चली जाती है? अगर साथ लेकर चली जाती है, तो कैसे जाती है? या अगर साथ में नहीं लेकर जाती है, उस सामान को वहीं छोड़ जाती है, तो क्यों छोड़ जाती है? भई, उसी सामान के लिए तो उसने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाकर वापस वो लौट कर आई थी, तो छोड़ जाती है तो क्यों छोड़ जाती है? वेल, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा पार्ट 2 वीडियो के अंदर, तो मेक श्योर आप उस वीडियो को भी ज़रूर से ज़रूर देखें बेटा। बिल्कुल भी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस मत कीजिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा पूरा वीडियो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, स्टोरी कैसी लगी, वो मुझे ज़रूर बताइएगा प्लीज़ कमेंट करके, ठीक है? और अगर कहीं कोई डाउट रह गया है, मेक श्योर आप उसे भी ज़रूर पूछें। आई एम श्योर मेरे सभी स्टूडेंट्स को अभी तक समझ में आ गया होगा कि आप जब भी कोई डाउट पूछते हो, मैं ज़रूर उसका आंसर करती हूँ। तो मेक श्योर आप अपना डाउट ज़रूर से ज़रूर पूछें। ऑलराइट, तो बेटा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मेक श्योर कि आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारे नोट्स, पीडीएफ्स मैं उस टेलीग्राम चैनल पे ही शेयर करती हूँ, राइट। तो बेटा जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि होने वाला है इस चैप्टर का पार्ट 2। ज़रूर उसे देखिएगा, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।